हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आपने ईएनवीएस का अभी तक यूनिट नंबर 1, 2, 3 देख लिया होगा और अभी अपने लोग करने वाले हैं ईएनवीएस का यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 का वन शॉट करने वाले हैं। दोस्तों, ये संजीवनी बूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रात रात जाग के ये संजीवनी बूटी आपके लिए बनाया है, तो इसको करिएगा जरूर, इसको मिस मत कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन यहां से मिस मत करने देना, बिकॉज यही सारे क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशंस में छप सकते हैं, छपने की गारंटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आइए अपने लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज का यूनिट नंबर 4, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसको अपने लोग करते हैं। ठीक है, उसको अपने लोग करते हैं। सबसे पहले तो गाइस एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो प्लीज। गाइस प्लीज एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। और अगर नोट्स लेना है तो मेरे वो टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे इजी वे में। हमने ईएनवीएस के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए। यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाएगा आज, और यूनिट नंबर 5 कल कंप्लीट करा दूंगा। तो इतना तक पढ़ के रखो भाई, ईएनवीएस का नैया पार है भाई, पार। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला हम लोग 2 मार्क्स से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि धरती पर जितने भी लिविंग थिंग्स रहते हैं उनकी वैरायटी, मतलब कितने वैरायटीज के लिविंग थिंग्स रहते हैं। शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया, लायन हो गया, टाइगर हो गया। इतने सारे जो जीव जंतु रह रहे हैं इस धरती पे, जो इतने सारे प्लांट्स है, एनिमल है, फंगीज है, उनके वैरायटीज को अपने लोग बोलते हैं। कितने वैरायटीज के प्लांट्स है, कितने वैरायटीज के एनिमल्स है, कितने वैरायटीज के फंगीज है, कितने वैरायटीज के बैक्टीरिया है, उसको अपने लोग बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब एनिमल्स का ही अगर बात करें तो लायन भी होते हैं, फिर टाइगर भी होती है, भालू भी होती है, एलिफेंट भी होता है ना। तो कितने वैरायटी के प्लांट्स या कितने वैरायटी के एनिमल्स, कितने वैरायटी के बैक्टीरिया, कितने वैरायटी के फंगी, कितने वैरायटी के कीटाणु, मतलब अपनी जो धरती पर कितने कितने वैरायटी के प्लांट्स एनिमल्स है, इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो सिंपल सा इंग्लिश में लिखने का कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव जंतुओं का कितना वैरायटी है। जैसे तुम में कोई एकदम काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, तो जीव जंतुओं के कितने वैरायटीज हैं। इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंगीज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे कीटाणु, फाउंड इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। मतलब एक इकोसिस्टम में जाते हो तो कितने प्रकार के प्लांट्स, कितने प्रकार के एनिमल्स, कितने प्रकार के कीटाणु तुमको वहां पे मिलते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बेटा बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। जितने प्रकार के, जितने ज्यादा प्रकार के जीव जंतु हैं, जितने ज्यादा प्रकार के प्लांट्स है, उतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी। सीधा सा बात है। एक इकोसिस्टम में जितना ज्यादा प्रकार का तुमको, जितना ज्यादा वैरायटी का प्लांट्स मिलता है, अरे देखो मूली का पत्ता, अरे देखो गाजर का पत्ता, अरे देखो ये का पत्ता, वो का पत्ता, ये का प्लांट्स, वो का प्लांट्स, आप देखते हो ना। अरे देखो आम का पेड़, लीची का पेड़, आम का पेड़, लीची का पेड़, लताम का पेड़, अंगूर का पेड़। तो जितने ज्यादा वैरायटीज के प्लांट्स मिलेंगे उतना ज्यादा ये बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? मतलब एक इकोसिस्टम में कितने वैरायटीज के प्लांट्स, कितने वैरायटीज के एनिमल्स, कितने वैरायटीज के फंगीज मिलते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। ठीक है सर। तो लिख, तो आप सिंपल सा बात है, लिख दीजिएगा कि बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब छोटे छोटे कीटाणु, फाउंड इन पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कितने वैरायटी के प्लांट्स, कितने वैरायटी के एनिमल्स, कितने वैरायटी के फंगीज, कितने वैरायटीज के कीटाणु मिलते हैं तुमको। कीटाणु, मच्छर, मच्छर भी काउंट होता है इसमें। ठीक है, क्लियर है? चलिए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं व्हाट इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या है? अब देखो, अब तुम जंगल चले गए, मैं तुम्हारा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मतलब तुम्हारा नाम मैं दे रहा हूं रामलाल। मान लो रामलाल जो है जंगल चला गया, और जंगल से जो भी यूजफुल यूजफुल चीजें हैं, जो भी प्लांट्स है, जो भी हर्ब्स है, संजीवनी बूटी हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, नॉर्मली उसका हम लोग इकट्ठा करते हैं ना मेडिसिन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। सीधा सा बात है कि अगर आप जंगल जाते हो, कोई सा भी प्लांट्स या कोई सा भी एनिमल्स का कुछ भी पार्ट्स आपको अगर मिल जाता है, उससे आप मेडिसिन बना सकते हो।
साइंटिस्ट लोग तो यही करता है ना कि जंगल जाता है, प्लांट्स प्लांट्स कोई सा भी ऐसा संजीवनी बूटी मिल गया जिससे जान बच सकती है, उसको अपने लोग बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर कलेक्टिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स को खोज लिए, कुछ ऐसे एनिमल्स को खोज लिए, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खोज लिए, जिससे एक नया मेडिसिन हम बना सके। और नया मेडिसिन बनेगा तो हम सारे ह्यूमंस के लिए बेहतर है ना भाई, हम सारे ह्यूमंस के लिए बेहतर है। वो जो प्लांट्स के हर्ब से, एनिमल्स का जो शरीर से वो जो मेडिसिन बनता है, उसको अपने लोग बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग with the aim of discovering new compounds, genes or other any useful properties for various applications including pharmaceuticals, agriculture and biotechnology। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर आप जंगल में जाते हो और जंगल में जाके कुछ भी प्लांट्स का रिसर्च करते हो, प्लांट्स एनिमल्स एनिमल्स निकाल के लाते हो मेडिसिन बनाने के लिए, उसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, तो बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? नेचर से यूजफुल चीजों चीजों को ढूंढना, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, और उससे मेडिसिन बनाना। सिंपल सा बात है कि बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है? नेचर से यूजफुल चीजों को ढूंढना और उसके हेल्प से कुछ मेडिसिन बनाना और समाज की कल्याण करना। सीधा सा बात है। जैसे कि जंगल में इतने सारे यूजफुल चीजें हैं, उससे कितने सारे मेडिसिन बनती है, हमारे जो मेडिसिन बनती है कितने सारे जंगल के यूजफुल चीजों से बनती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज से कुछ ना कुछ ढूंढना और हमारा उसका मेडिसिन बनाना, उसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। क्लियर है? तो लिख दीजिएगा ना आप लोग कि बायो प्रोस्पेक्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर, कलेक्टिंग एंड स्टडिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। की जंगल में गए, जंगल में कुछ प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खोजे, उससे मेडिसिन बना दिए, उससे हमारा यूजफुल हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं बायोपाइडेसी का मतलब क्या होता है? बायोपाइडेसी, तो बायोपाइडेसी का मतलब है किसी देश या किसी लोगों के नेचुरल रिसोर्सेस को हम चुरा लेते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा वर्जन है। आज देखिएगा कि कितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपना ही नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करता है, अपना ही नेचर का चीजों को बिना परमिशन का चुरा लेता है ये लोग, और बोलता है कि हमारा हमारा रिसर्च है, हमारा रिसर्च है। अब देखिएगा कितना सारा कंपनीज है, कितना सारा फ्रॉड फ्रॉड कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस, मेडिसिन कंपनीज लोग हैं जो यही नेचर से अपना दवाई बनाता है और बोलते हैं एलोपैथी दवाई बनाए, कुछ नहीं, नेचर से दवाई बनाता है। मतलब कुछ नेचुरल चीजों को वो लोग चोरी कर लेता है और खुद का नाम उसमें वो डाल देता है, उसको बोलते हैं बायोपाइरेसी। बायोपाइरेसी, तो बायोपाइरेसी इज द मतलब कि बायोपाइरेसी रेफर्स टू द अनऑथोराइज्ड अप्रोप्रिएशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब जो भी अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, उस नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत सारी कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज क्या करती है? चोरी करती है, बहुत सारी चीज चोरी करते हैं। और उस नेचुरल रिसोर्सेज से आपने चोरी किया, लेकिन अपना नाम का मेडिसिन बना दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया कि ये मेडिसिन इस नेचुरल रिसोर्स से बना हुआ है, ये मेडिसिन एक्चुअली संजीवनी बूटी से बना हुआ है। अगर एलोपैथी वालों को ये पता चल जाए, अगर कस्टमर्स को अगर ये पता चल जाए, तो एलोपैथी से लोग मेडिसिन नहीं खरीदेगा ना, दैट्स वाई। तो बायोपाइरेसी का मतलब क्या होता है? किसी देश या किसी लोगों के नेचुरल रिसोर्सेज को चोरी करके उसे बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं, बिना परमिशन के यूज कर रहे हैं। जैसे कि जंगल में बहुत सारा हर्ब्स है, उसको बहुत सारी कंपनी बिना परमिशन के उसको यूज कर रही है, किसी से परमिशन नहीं ले रही है। ठीक है, तो ये पायरेसी रेफर्स टू द अनऑथराइज्ड अप्रोप्रिएशंस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद द बायोडाइवर्सिटी ऑफन बाय इंडिविजुअल्स, कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर कंसेंट। बिना कोई प्रॉपर कंसेंट के वो लोग बेनिफिट ले लेता है, अपना नाम छाप देता है। एलोपैथी मेडिसिन में ऐसा होता है, एलोपैथी मेडिसिन में वो लोग यही नेचुरल रिसोर्सेज से मेडिसिन को बनाता है, और जो हर्ब से वो मेडिसिन को बनाया उसको वो क्रेडिट नहीं देगा, वो चोरी कर लेगा और अपना मेडिसिन का नाम छाप देगा। ठीक है, फिर बोलते हैं कि व्हाट इज जीन बैंक। जीन बैंक क्या होता है? आइए दिखाते हैं जीन बैंक आपको। जीन बैंक, जीन बैंक एक ऐसा जगह है जहां पे प्लांट्स एंड एनिमल्स का सीड रखा जाता है, डीएनए रखा जाता है। देखिए, इसको बोलते हैं जीन बैंक। देखिए, जीन बैंक एक ऐसा जगह है जहां पे प्लांट्स का सीड, प्लांट्स का बीज सब रखा जाता है, एनिमल्स का डीएनए, टिश्यू सबको स्टोर करके रखा जाता है। एनिमल्स का डीएनए, सीड्स को रखा जाता है, ये सब सब डब्बा में। देखिए ना, इसको इसको बोलते हैं अपने लोग जीन बैंक।
कि फ्यूचर में उसका रिसर्च हो सके, फ्यूचर में उस प्लांट्स का रिसर्च हो सके, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, जीन बैंक। ठीक है, तो सीधा सा बात है, इसमें अपने लोग क्या करते हैं, देखिए तो देखिए, ये है जीन बैंक। देखिए, हर एक प्लांट्स का सीड हम लोग जीन बैंक में रखते हैं, हर एक एनिमल्स का टिश्यूज, डीएनए सैंपल्स वैम्पल्स, एनिमल्स और प्लांट्स का सीड्स और डीएनए सैंपल्स, एनिमल्स का डीएनए और प्लांट्स का सीड्स रखते हैं जीन बैंक में, कि फ्यूचर में हम लोग रिसर्च कर पाए, फ्यूचर के लिए रिसर्च कर पाए, और डेटा हम लोग सेव कर पाए, मतलब सीड्स हम लोग सेव कर पाए। इसीलिए कि अगर कोई 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 प्लांट मान लीजिए फ्यूचर में खत्म हो गया, तो उसका सीड्स बचा हुआ रहेगा, अगर सेव करके रखे रहेंगे तभी ना उगा पाएंगे हम लोग। इसलिए जीन बैंक में क्या रहता है, जीन बैंक में प्लांट्स का सीड, एनिमल्स का डीएनए रहता है। क्लियर है? चलिए आगे, आगे तो देखिए, जीन बैंक क्या, देखिए तो, ए जीन बैंक ऑल्सो नोन एज अ सीड बैंक, जीन बैंक को अपने लोग सीड बैंक भी बोलते हैं, इज ए फैसिलिटी दैट प्रिजर्व्स एंड स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल जैसे सीड्स, टिश्यूज एंड डीएनए सैंपल्स फ्रॉम ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट का सीड्स, टिश्यूज या डीएनए सैंपल्स हम लोग स्टोर करके रखते हैं, जिस बैंक में, उस बैंक का नाम है जीन बैंक। जीन बैंक में क्या करते हैं, प्लांट्स का सीड, टिश्यूज, डीएनए सैंपल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स का अपने लोग रखते हैं उसमें। ठीक है, कि फ्यूचर के रिसर्च के लिए, फ्यूचर में कोई अभाव वहां पड़ जाए सीड्स का, तो हमारे पास तो है भाई। तो जीन बैंक में बहुत सारे प्लांट्स का सीड रखा रहता है। अब बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे एनिमल्स को बचाया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे नेचर को बचाया जाता है, सॉरी, नेचर को बचाया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड एरिया जहां पे नेचर को बचाया जाता है, नेचर को सेव किया जाता है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इज ए प्रोटेक्टेड एरिया जिसको यूनेस्को ने बनाया। यूनेस्को किसने, UNESCO, टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि वो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, नेचर को बचाने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स लाया गया थ्रू द वो कन्वेंशंस, रिसर्च, एजुकेशन एंड कम्युनिटी एंड पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको यूनेस्को ने बनाया है। यूनेस्को ने क्यों बनाया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए। वैसे भी देखो नेचर खत्म होता जा रहा है, नेचर को प्रिजर्व करने के लिए, नेचर को कंजर्व करने के लिए, कि ताकि लोग आए वहां रिसर्च करे, एजुकेशन करे, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करे। जो जो भी साइंटिस्ट को रिसर्च करना रहेगा वो सब उसमें जाएगा, रिसर्च करेगा। तो इसको अपने लोग बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व को, मतलब कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया जिसको यूनेस्को ने बनाया है टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए दिखाते हैं, इसको भी दिखाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे पूरा नेचर को और नेचर के जो एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसको बचाया जाता है। ठीक है, जिससे लोग सब आए, स्टडी करे, उसके बारे में रिसर्च रिसर्च करे। जिसको जिसको ये बनाया कौन है, यूनेस्को ने। ठीक है, चलिए आइए दिखा दिए। चलिए अब बात करते हैं कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ ये बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कि बायोडाइवर्सिटी को बचा के रखो, हमारे पेड़, हमारे एनिमल्स को बचा के रखो, इसको बचा के रखो। प्लांट्स और एनिमल्स को बचाना और प्रोटेक्ट करना को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी refers to the management and protection of the ecosystem, species and genetic resources to maintain their diversity and ecological integrity। मतलब यहाँ पे जितने प्रकार के भी प्लांट्स है, जितने प्रकार के भी एनिमल्स है, उसको कंजर्व करके रखो, बचा के रखो, वो खत्म नहीं होना चाहिए। तो इकोसिस्टम को अगर आप बचाते हो, अपने स्पीसीज को बचाते हो, जीव जंतु लोगों को बचाते हो, प्लांट्स एंड एनिमल्स को बचाते हो, पूरा बायोडाइवर्सिटी को बचाते हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पीपल्स, पीपल्स वो बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो पीबीआर क्या होता है, पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर क्या होता है। जब आप अपना बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखते हो, आप एक इकोसिस्टम में जाते हो और उसके उसके बायोडाइवर्सिटी के बारे में लिखते हो कि इसमें कितने प्लांट्स है, कितने वैरायटीज के एनिमल्स है, कितने वैरायटीज के ये है वो है,
मेंटेन करते हो, आप एक रजिस्टर मेंटेन करते हो, आप एक डेटाबेस मेंटेन करते हो आपके इकोसिस्टम के, तो बायोडायवर्सिटी के बारे में, उसको बोलते हैं पीबीआर। पीबीआर का मतलब पीपल्स बायोडायवर्सिटी रिसर्चेस रजिस्टर। तो पीपल्स, वो बायोडायवर्सिटी रजिस्टर is a database or inventory of biological resources and traditional knowledge held by local community or indigenous peoples। ठीक है, लोकल कम्युनिटी वहां पे रजिस्टर करता है। सीधा सा बात है, नेचुरल रिसोर्स अकाउंटिंग में जैसे अकाउंटिंग करते थे कि कितने पेड़ है, कितने झरने हैं, हम लोग अपना बायोडायवर्सिटी के बारे में अगर हिसाब करके रखते हैं कि कितना एनिमल्स है, कितना हाथी है, कितना घोड़ा है, कितना लायन है इस जंगल में, कितना पेड़ है, इसको बोलते हैं पीपल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। रजिस्टर में लिख के रखते हैं कि इस वाले जंगल में कितना हाथी है, कितना घोड़ा है, कितना लायन है, कितना पेड़ है, कितना सारा वैरायटीज के हर्ब्स है, कौन कौन सा हर्ब्स है। तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, ये पीपल्स रजिस्टर। ओके, अब अपने लोग पढ़ेंगे इन सिटू एंड एक्स सिटू मतलब कि कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है और एक्स सिटू कंजर्वेशन क्या होता है। जब आप एनिमल्स और प्लांट्स को अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए जंगल, जंगल में एनिमल्स और प्लांट रहेगा ही। तो यहां पे बोला गया जब आप एनिमल्स और प्लांट को उसके ओरिजिनल जगह पे ही प्रोटेक्ट करते हो, ओरिजिनल जगह पे ही रक्षा करते हो, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। इन सिटू कंजर्वेशन, जब आप अपने एनिमल्स या प्लांट्स को उसके ओरिजिनल जगह पे ही प्रोटेक्ट करते हो, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू का मतलब उस एनिमल्स को जू में लेके आ गए, उस एनिमल्स को हम लोग चिड़ियाखाना में लेके आ गए, कि कहीं कश्मीर वाला जो एनिमल्स था उसको हम लोग, कि कश्मीर के जंगल से हम लोग चिड़ियाखाना में लेके आ गए, कोलकाता का चिड़ियाखाना में लेके आ गए, इसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, इन सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम हैबिटेट स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, कि जो जगह है, जो जहां पे एनिमल लोग रहता है, कहां पे रहता है, जंगल में। तो अगर आप एनिमल्स एंड प्लांट्स को जंगल में ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, गवर्नमेंट मान लीजिए जंगल में ही प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और अगर वो एनिमल्स को हम लोग जंगल से लेके जू में लेके आ गए, जंगल से लेके जू में लेके आ गए, उसको अपने लोग बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो इन सिटू कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, जहां पे एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्शन उसके नेचुरल हैबिटेट में ही मिलता है, जहां पे उसका बसिंदा है, जहां पे वो रहता है, वहीं पे उसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, उसको अपने लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। और एक्स सिटू कंजर्वेशन का मतलब क्या है, एक्स सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडायवर्सिटी आउटसाइड इट नेचुरल हैबिटेट, कि जहां पे वो एनिमल्स प्लांट्स रहता है वहां पे नहीं, वहां से उठा के हम लोग जू में लेके चले गए, जैसे कि बोटानिकल गार्डन्स, जू, जीन बैंक। ठीक है, आपको तो हम एग्जाम्पल बताए, मान लीजिए केरला के जंगल से एक हाथी को हम चिड़ियाखाना में लेके आ गए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स सिटू कंजर्वेशन। लेकिन केरला का जंगल में ही वो है, उधर ही उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसको उसको हम लोग बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। एनिमल लोग जब जंगल में ही रहते हैं और जंगल में ही उसकी रक्षा की जाती है, उसको बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। जंगल से बाहर लेके आ गए, जू में लेके आ गए और वहां पे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, क्लियर है। चलिए बात करते हैं व्हाट इज प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क क्या होता है। प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क मतलब जहां पे मतलब कि नेशनल पार्क रहते हैं, नेशनल नेशनल पार्क, जहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज रहती है। ये एक ऐसा जगह है, ये एक ऐसा जगह है जहां पे पूरा नेचर को बचाया जाता है, नेचर को बचाने वाला जगह है पूरा। जैसे हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कि मान लीजिए रिजर्व्स हो गए, वो बाईस बाईस पे रिजर्व्स हो गए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जहां पे एनिमल्स को, नेचर को, प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क। तो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क refers to the system of designated conservation areas such as national park, wildlife sanctuaries, and marine reserves and biosphere reserves established to safeguard natural habitat and biodiversity ecosystem services from human activities and development pressures। मतलब वो एरिया जहां पे एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं अपने लोग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क्स। जैसे एग्जांपल्स हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स।
एग्जाम्पल्स क्या हो गया, नेशनल पार्क, आप लोग देखे हो कभी नेशनल पार्क? बिल्कुल सर, टीवी में आता था ना नेशनल पार्क, दिखाते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे करके बायोस्फीयर रिजर्व होता है, यहाँ पे ना एनिमल लोग सुरक्षित रहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करके रखता है उसको, कि कोई आके उसको गोली वोली नहीं मारेगा, हंटिंग फंटिंग नहीं करेगा, हंटिंग इज नॉट अलाउड। यहाँ पे कोई सलमान खान नहीं है, ठीक है, हंटिंग नॉट अलाउड। नेशनल पार्क दिखा देते हैं, नेशनल पार्क नहीं देखे हैं सर जिंदगी में, नेशनल नेशनल पार्क। देखिए ऐसे ऐसे करके मतलब कि नेशनल पार्क रहता है जहां पे बहुत सारा एनिमल्स रहता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। तो प्रोटेक्टेड एरिया मतलब जहां पे एनिमल्स प्लांट्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, जहां पे इकोसिस्टम को, बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। फिर बात करते हैं कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है। तो ऐसी जगह जहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट वो जगह है जहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज रहते हैं, और वो डेंजर जोन भी है आपके लिए। कभी भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट पे मत जाना, वो आपके लिए क्या है, डेंजर जोन है, डेंजर जोन। मतलब कि बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब अगर मैं सीधा सा समझाने जाऊं, मतलब जंगल जहां पे बहुत सारे जंगली जंगली जानवर है, बहुत सारे जंगली जानवर, जीव जंतु लोग रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो ये आइए, इट इज ए इट इज ए बायोजियोग्राफिक रीजन, वो कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सेप्शनली high level of species richness and endemism as well as significant habitat loss and degradation, ठीक है। So biodiversity hotspot are prioritized for the conservation effort due to the ecological importance। तो मतलब कि बायोलॉजिकल मतलब कि ये क्या है, ये बायो हॉटस्पॉट क्या है, जहाँ पे बहुत सारा स्पीसीज रहता है, जहाँ पे बहुत सारे जीव जंतु लोग रहता है, ठीक है। तो सॉरी तबीयत खराब है मेरा, इसीलिए थोड़ा रहा हूँ, 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ, खैर जो भी है। तो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है भैया, जहां पे बहुत सारे जीव जंतु लोग रहते हैं, और वो डेंजर जोन भी है आपके लिए, वो डेंजर जोन भी है, उसको बोलते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। अब यहाँ पे बोला है ब्रीफली एक्सप्लेन द बायोजियोग्राफिक जोन्स इन इंडिया। आपको ये याद करना पड़ेगा कि अपना इंडिया का बायोजियोग्राफिक जोन्स क्या क्या है। एक एक है ट्रांस हिमालयन रीजन, एक है हिमालयन रीजन, एक है डेजर्ट रीजन, एक है सेमी एरिड रीजन, एक है वेस्टर्न घाट, एक है मतलब कि गैंगटिक प्लेन्स। इसमें से 5 याद करके रखिएगा, ठीक है। हमारा इंडिया का बायो ज्योग्राफिक जोन्स क्या क्या है, तो ट्रांस हिमालयन रीजन, फिर हिमालयन रीजन, फिर डिजर्ट रीजन, फिर सेमी एरिड रीजन, फिर वेस्टर्न घाट और गैंगटिक प्लेन, ठीक है। अपने इंडिया का बायो ज्योग्राफिक जोन्स क्या है, इसमें क्या समझाना है, प्लेसेस का नाम याद रखना है, ट्रांस हिमालयन रीजन, डेजर्ट रीजन, सेमी एरिड रीजन, वेस्टर्न घाट एंड गैंगटिक प्लेन। इतना बस याद रखिएगा, 6 याद रख लीजिएगा, लिख दीजिएगा कौन कौन सा बायो ज्योग्राफिक जोन्स है। फिर बात करते हैं जीन सीड बैंक। जीन सीड बैंक क्या होता है, वही जो हम आपको बताए कि प्लांट्स का सीड को अगर रखा जाए संभाल के एक बैंक में, जीन सीड बैंक एक ऐसा टाइप का बैंक है जहां पे प्लांट्स का जो सीड है, प्लांट्स का जो जितना भी सीड्स है उसको रखा जाता है संभाल के, उसको रखा जाता है संभाल के। तो ए जीन सीड बैंक इज अ फैसिलिटी वेयर सीड्स ऑफ द डिफरेंट प्लांट स्पीसीज कलेक्टेड स्टोर्ड एंड प्रिजर्व्स अंडर अंडर कंट्रोल कंडीशन फॉर द फ्यूचर यूज के लिए। बहुत सारा प्लांट्स का, हर एक प्लांट्स का सीड ना जीन बैंक में रहता है, जीन सीड बैंक में रहता है, ठीक है। प्लांट्स के सीड जिस बैंक में रखा जाता है उसको बोलते हैं अपने लोग जीन सीड बैंक। फिर बात करते हैं प्रोटेक्टेड एरिया किसको बोलते हैं। तो प्रोटेक्टेड एरिया वो होता है जहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां पे बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, जहां पे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन। अब देखो कि पहले के जमाने में राजा महाराजा लोग शिकार पे निकलते थे, फटाक ठाई 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 मारते थे एकदम, हंटर, हंटिंग फंटिंग जहां पे ना हो, जहां पे जीव जंतुओं को प्रोटेक्ट किया जाए, जहां पे जंगलों को प्रोटेक्ट किया जाए, जहां पे नेचुरल इकोसिस्टम को बचाया जाए, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। जैसे एग्जांपल हो गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व्स। अब बात करते हैं भैया पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट। आइए अब बात करते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। सो पैरासाइट मतलब आप ये समझिए कि जीवाणु या कीटाणु, जीवाणु या कीटाणु जो होते हैं ना उसको बोलते हैं पैरासाइट्स, ठीक है। एग्जांपल्स है क्या, मॉस्क्यूटोज हो गया, मच्छर फच्छर हो गया, मतलब एक जीव जंतु के अंदर में वो पैरासाइट घुसा हुआ रहता हो सकता है। लाइज हो गया, मतलब कि छोटे छोटे जो कीटाणु रहते हैं, मतलब एक ह्यूमन के शरीर में भी
हो सकता है पैरासाइट। देखिएगा ह्यूमन के शरीर में भी कीटाणु रहते हैं। चीला 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 जिसको बोलते हैं कि पेट में मेरा चीला हो गया, पेट में चीला हो गया, इसका मतलब क्या है कि पेट में कीटाणु जीवाणु ये सब सब जो आ जाता है उसको बोलते हैं ये पैरासाइट। ठीक है, जो उसको हार्म कर सकते हैं, जो उसको हार्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ए पैरासाइट इज एन ऑर्गेनाइज सॉरी, ठीक है, तो ये क्या होता है, इट इज ए ऑर्गेनिजम्स दैट लिव्स और इनसाइड इनसाइड अनदर ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड द होस्ट एंड ऑब्टेन्स फूड्स एंड शेल्टर फ्रॉम इट। ठीक है, जैसे मान लीजिए ढील ढील, माथे का जो ढील ढील होता है, मच्छर होता है, ये सब क्या है, ये सब होता है पैरासाइट्स, जो आपको हार्म करेगा, जो आपके शरीर के एलिमेंट्स को खाएगा, शरीर का खून पिएगा, या वो जो ढील होता है माथे का, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कीटाणु जीवाणु या पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको। सो हमने अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब अपने लोग 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फटाफट से भाई पहले लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, बिकॉज तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट लग रही है। हमने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है। ईएनवीएस को बिल्कुल बना बना के लिख सकते हो, एकदम टेंशन मत लो भाई। और एक बार लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए आप लोग, बाबू बाबू लोग। ठीक है, चलिए आइए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पे अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 मार्क्स का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या खतरा है, कौन कौन सा चीज ऐसा है जो बायोडायवर्सिटी के लिए खतरा बन सकता है। जैसे कि आप लोगों को बोले कि बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है, कि बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है एक इकोसिस्टम में कितने वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, कितने वैरायटीज ऑफ एनिमल्स रहते हैं। तो एक बायोडायवर्सिटी के लिए क्या क्या चीज खतरा बन सकता है, उसको बोला है। ठीक है, सबसे पहला चीज हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। अगर जंगल नदी नेचुरल जगह को डिस्ट्रॉय कर दी जाए, अगर सारी की सारी जंगल काट दिया जाए, तो एनिमल कहाँ रहेंगे, एनिमल का तो घर जंगल ही होता है। अगर जंगल तुम काट दोगे, एनिमल का हैबिटेट तुम काट दोगे, डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो वो लोग कहाँ रहेंगे। अगर हम लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रही है, तो अगर लैंड डिग्रेडेशन होती है और हैबिटेट लॉस होती है, मतलब एनिमल्स लोग का घर हम लोग डिस्ट्रॉय कर दे, तो ये क्या है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ये बहुत बड़ा थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी का, हमारा बायोडाइवर्सिटी नहीं बचेगा। इकोसिस्टम में जो विभिन्न विभिन्न प्राणियां होती है, इकोसिस्टम में जो प्लांट, इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतने सारे एनिमल्स होते हैं, वो फिर एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, वो बच नहीं पाएंगे फिर। जब हम लोग डिफॉरेस्टेशन करेंगे, अर्बनाइजेशन करेंगे, एग्रीकल्चरल एक्सपांशन की वजह से जंगल को काटेंगे, तो सीधा सा बात है, अगर भाई जंगल तुम काटोगे, अगर एनिमल्स के रहने वाला जगह जंगल वंगल को काटोगे, तो बायोडाइवर्सिटी को तो एक बहुत ही बड़ा ये थ्रेट है। फ्यूचर में खतरा हो सकता है बायोडाइवर्सिटी का। एनिमल्स लोग फिर जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, अगर तुम उनके रहने वाला ही जगह वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दो, काट दो। ठीक है, फिर बात करते हैं पॉल्यूशन। अगर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होती रहेगी, इन्वायरमेंट को गंदा अंदा करोगे, तो बायोडाइवर्सिटी के लिए ये थ्रेट है। अगर मान लो कि फैक्ट्री वेस्ट या केमिकल फर्टिलाइजर या प्लास्टिक सब कुछ आप जंगल में ही फेंकोगे, या एनिमल्स लोग जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे जीव जंतु जानवर लोग रहते हैं, वहीं पे आप फेंकोगे, तो उनको उनके लिए भी तो खतरा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए भी तो खतरा है, हमारा इकोसिस्टम उतना हेल्दी नहीं रह पाएगा। तो अगर गंदगी मचाओगे, अगर पॉल्यूशन करोगे बेटा, तो हमारे इकोसिस्टम, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए एकदम अच्छा नहीं है, हमारे पर्यावरण के लिए एकदम अच्छा नहीं है। मर जाएंगे प्लांट्स, मर जाएंगे एनिमल्स। क्लाइमेट चेंज, ये जो बार बार क्लाइमेट चेंज होता है, कि कभी कभी अचानक से गर्मी आ जाता है, कभी कभी अचानक से सर्दी आ जाता है, कभी कभी अचानक से बारिश आ जाता है, ये एनिमल्स को बहुत बड़े इफेक्ट करेंगे। ये क्लाइमेट चेंज की वजह से एनिमल्स को और प्लांट्स को और पूरा का पूरा ये बायोडाइवर्सिटी को बहुत अफेक्ट करेंगे। देखिए ना क्या लिखा हुआ है, और ऑल्टरिंग टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स कॉजिंग हैबिटेट डिसरप्शंस। मतलब अचानक अचानक से सर्दी आ गई, अचानक अचानक से बारिश आ गई, इससे क्या होगा कि हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हैबिटेट का मतलब जहां पे प्लांट्स, जहां पे एनिमल्स रहते हैं, वो जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके लिए भी एक थ्रेट है ये बायोडाइवर्सिटी का। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या, ओवर एक्सप्लॉइटेशन का मतलब कि अगर ज्यादा फिशिंग कर लेते हो आप, फिशिंग करना अगर आपको पसंद है, अगर आप एक समुद्र से ज्यादा ही फिश निकाल लिए, लिमिट से ज्यादा फिश निकाल लिए, लिमिट से ज्यादा हंटिंग कर लिए, लिमिट से ज्यादा पकड़ लिए एनिमल्स को, वो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। जंगल में फिर कोई भी जीव जंतु, जंगल में फिर कोई भी एनिमल्स, कोई भी प्लांट नहीं बचेंगे। अगर सारे के सारे हर्ब्स तुम नोच के निकाल दिए और प्लांट्स नहीं उगाए, हम सारे के सारे प्लांट्स निकाल लिए, हर्ब्स निकाल लिए और प्लांट्स नहीं उगाए, हम वो एनिमल्स को लेके जा रहे हैं, फिशिंग कर रहे हैं, एक्सेसिव फिशिंग कर रहे हैं, तो फिश भी तो खत्म हो रहा है, एनिमल्स भी तो खत्म हो रहा है, प्लांट्स भी तो खत्म हो रहा है। तो उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशंस। ठीक है, तो अनसस्टेनेबल हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड मेडिसिन टिम्बर, मतलब
या तो खाना बनाने के लिए, या तो मेडिसिन बनाने के लिए, या तो कुछ भी बनाने के लिए अगर आप प्लांट्स का या एनिमल का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हो, तो फिर वो लोग तो खत्म हो जाएंगे। वो लोग तो खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे ना। वैसे भी इतना इतना रेयर रेयर है हमारे पास एनिमल्स अभी। फिर इन्वेजिव स्पीसीज। इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब क्या है? इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब क्या है, देखिए। इन्वेजिव स्पीसीज का मतलब है कि अगर मान लीजिए एक जंगल में बाहर का कोई स्पीसीज आ गया, बाहर का कोई जीव जंतु आ गया, घुस गया, तो एग्जिस्टिंग जीव जंतु के साथ कंपटीशन लग जाएगा। मान लीजिए ये जंगल है, यहाँ पे बहुत सारा एग्जिस्टिंग जीव जंतु लोग हैं। अगर मान लीजिए बाहर से कोई जीव जंतु आ गया, दूसरा कोई इकोसिस्टम से इस वाले इकोसिस्टम में जीव जंतु आ गया, तो उन लोगों के बीच में क्या होगा कि कंपटीशन होगा। अरे झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होगा, वो लोग अपने आप में ही मर कट जाएगा वो लोग अपने आप में। उसको बोलते हैं इनवेजिव स्पीसीज। तो इंट्रोडक्शन टू नॉन नेटिव स्पीसीज मतलब वो स्पीसीज, वो जीव जंतु जो लोग इस इकोसिस्टम में नहीं रहता है, लेकिन दूसरे इकोसिस्टम में आके अटैक कर सकता है, हमला कर सकता है, कंपटीशन लगा सकता है into new habitats and disrupting ecosystem outcomings native species native एंड कॉजिंग वो बायोडाइवर्सिटी लॉस। इससे क्या हो सकता है कि बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक इकोसिस्टम में ऑलरेडी बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, तो अचानक से कोई दूसरा एनिमल या स्पीसीज आ गया इस वाले इकोसिस्टम में, उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेसिव स्पीसीज। ठीक है। फिर डिजीज मतलब वाइल्ड लाइफ लोगों को, एनिमल्स लोगों को बहुत सारा डिजीज भी फैलता है, ये पोल्यूशन की वजह से। और मतलब इकोसिस्टम का हेल्थ की वजह से बहुत सारा डिजीज भी फैलता है, बीमारी बीमारी भी फैलता है, एनिमल्स लोगों को भी बीमारी हो जाता है। ठीक है, तो इतना पढ़ लीजिएगा। तो ये क्या है? थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या नुकसान है। अरे बायोडाइवर्सिटी को क्या क्या नुकसान है, सुनो। सबसे पहले तो भैया हैबिटेट लॉस एंड डिग्रेडेशन। अलग अलग भी लिख सकते हो उसको, अलग अलग भी लिख सकते हो। सबसे पहले लिखना हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब कि एनिमल्स लोगों का घर उनसे छिन जाता है। जंगल अगर काटोगे, जंगल काट दोगे, तो एनिमल लोगों का ये घर छिन जाएगा। फिर ये डिफोरेस्टेशन भी लिख सकते हो। डिफोरेस्टेशन भी लिख सकते हो कि अगर आप जंगल काटते हो, अगर आप लैंड डिग्रेडेशन होता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, उससे क्या होता है? उससे ये बायोडाइवर्सिटी का नुकसान है। फिर लिखना पॉल्यूशन। पॉल्यूशन सेकेंड है कि पॉल्यूशन, कि अगर अगर एयर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, तो इससे हमारा पर्यावरण को नुकसान है ना, इससे हमारा बायोडाइवर्सिटी को नुकसान है ना। फिर लिखना क्लाइमेट चेंज। हेडिंग्स याद करके चले जाना, अंदर वाला पॉइंट्स खुद से बना बना के लिख सकते हो। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या है? क्लाइमेट चेंज का मतलब है कि अचानक सर्दी आ गई, अचानक गर्मी आ गई, अचानक बारिश आ गई, इससे एनिमल लोग ना डिस्टर्ब होता है। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब कि अगर मान लो कि प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज्यादा ही तुम यूज कर रहे हो, मेडिसिन बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, या टिम्बर बनाने के लिए, एनिमल या प्लांट्स का हद से ज्यादा तुम यूज कर रहे हो, तो वो भी बहुत खतरे वाला चीज है। वो लोग विलुप्त हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं फिर वो प्लांट्स। अगर तुमको कोई प्लांट्स चाहिए, तो पूरा का पूरा प्लांट्स को नोच लेते हो, कुछ भी अंश बचने नहीं देते हो। उससे क्या होता है? उससे वो प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, उससे वो एनिमल्स खत्म हो जाएंगे, फिर लेते रहना हलवा। ठीक है। फिर क्या है? फिर है इन्वेजिव। इन्वेजिव का मतलब है कि एक इकोसिस्टम में एक प्रजाति के एनिमल रहते हैं, अचानक से दूसरे इकोसिस्टम से अगर दूसरे प्रजाति के एनिमल्स लोग यहाँ पे आ गए और यहाँ पे वो लोग कंपटीशन करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, फिर तो बस हो ही गया, फिर तो हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस है ही, लॉस है ही ना। फिर डिजीज। डिजीज का मतलब कि कभी कभी ना इतना ज्यादा मतलब इतना ज्यादा हमारे देश में मतलब कि पॉल्यूशन है, इस वजह से क्या होता है कि डिजीजेस फैलती है, डिजीजेस बीमारियां फैलती है। इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इस वजह से क्या होता है? बीमारियां फैलती है। तो ये सब क्या है? ये थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी है। ओके, आइए अब अपने लोग पढ़ेंगे एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अपने को बोला है बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटानिकल गार्डन और जू को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक फुली प्रोटेक्टेड एरिया रहता है जहां पे गवर्नमेंट एनिमल्स लोग को प्रोटेक्ट करती है। तो ये बायोस्फीयर रिजर्व इज ए प्रोटेक्टेड एरिया डेजिग्नेटेड बाय द यूनेस्को टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट थ्रू द इंटीग्रेशंस ऑफ कंजर्वेशन, रिसर्च, एजुकेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यूनेस्को ने लाया है। यूनेस्को ने लाया है टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब कि बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है कि बायोस्फीयर रिजर्व, इसको किसने लाया है? यूनेस्को ने लाया है, कि पूरा का पूरा पर्यावरण हम लोग बचा पाए नॉर्मली, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाए इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सीधा सा बात है कि एनिमल्स को, जीव जंतु लोगों को प्रोटेक्ट करने का जो एरिया रहता है ना, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व।
जिसको यूनेस्को ने लाया है, जिसको यूनेस्को ने लाया है। किसने लाया है? यूनेस्को ने लाया है। ठीक है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क। नेशनल पार्क मतलब जहां पे एनिमल्स, लायंस या टाइगर्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होता है वहां पे। ठीक है, हंटिंग अलाउड नहीं है, ह्यूमन एक्टिविटी पूरा का पूरा रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब ह्यूमन वहां पे कुछ कर ही नहीं सकता। नेशनल पार्क वो पार्क होता है जहां पे आप घूमने तो जा सकते हो, मतलब एक गाड़ी में आपको घूमने जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा जंगल है नेशनल पार्क, जहां पे लायन, टाइगर्स रहते हैं, मतलब कि बड़े बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं। ये गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है। ठीक है, ये नेशनल पार्क जो है ये गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया, गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट करके रखती है पूरा। ये जो नेशनल पार्क है इसको कौन मैनेज करता है? सरकार मैनेज करता है इसको, सरकार। और बायोस्फीयर रिजर्व को कौन मैनेज करता है? यूनेस्को। ठीक है, तो ये बेटा ये गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पे ह्यूमन एक्टिविटी करना अलाउड नहीं है, हंटिंग फंटिंग करना अलाउड नहीं है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए आप जा सकते हो। एजुकेशन करना है, साइंटिफिक रिसर्च करना है, लाइन के बारे में जानना है या टाइगर के बारे में जानना है, तो ये नेशनल पार्क आप जा सकते हो। तो नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेज्ड बाय द कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड द नेचुरल ब्यूटी। दे ऑफन हैव स्ट्रिक्ट regulations on human activity to minimize disturbance to wildlife and ecosystem। तो कभी कभी ह्यूमन एक्टिविटी के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहता है कि ह्यूमन वहां पे नहीं जाएगा, छुएगा नहीं, किसी को पकड़ेगा नहीं। बहुत सारा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस रहता है। कभी कभी ना नेशनल पार्क में एनिमल्स लोग खा भी सकता है। एनिमल्स लोग भी तो भाई ह्यूमन के लिए डेंजर बन सकता है ना। ठीक है, तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क आर द प्रोटेक्टेड एरिया मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड नेचुरल ब्यूटी। सिंपल सा बात है कि नेशनल पार्क एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जिसको जिसको वो गवर्नमेंट मैनेज करता है। क्यों मैनेज करता है? कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल ब्यूटी को मेंटेन करने के लिए, कि जैसे जैसे नेचर है वैसा ही रहे। और उसका बहुत सारा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है। ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए पूरा का पूरा स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है कि ह्यूमन का जो एक्टिविटी होता है कि चल भाई शेर को छू के देखते हैं एक बार, ए शेर कैसा है, ये सब नहीं कर सकते वहाँ, हाँ, ये सब नहीं कर सकते। ए शेर हेलो कैसा है शेर, अरे टाइगर कैसा है, ये सब नहीं कर सकते। वहां पे अगर आपको जाना है तो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए जाइए, रिक्रिएशन पर्पस के लिए जाइए, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस के लिए जाइए। ऐसा नहीं कि गोली फोली मार देते हैं, हंटिंग फंटिंग करते हैं, शेर को निशाना करते हैं। राजा महाराजा नहीं हो आप एजुकेशन के लिए जाओ, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाओ, रिक्रिएशन के लिए जाओ, वो सही है। इसके इसके बाद और कुछ नहीं। ठीक है, फिर बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब एनिमल के लिए सेफ प्लेस। एनिमल के लिए एक सेफ प्लेस को अपने लोग बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आइए एक बार देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब एनिमल के लिए सेफ प्लेस, जहां पे एनिमल एकदम सेफली रह पाएगा, उसको बोलते हैं दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, हंटिंग वहां बैंड है। हंटिंग हंटिंग किधर भी अलाउड नहीं है, हंटिंग किधर भी अलाउड नहीं है। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड यहाँ पे। लिमिटेड लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। हाथी फाथी को छू सकते हो, ये हाथी कैसा है, ये यहाँ पे अलाउड है। ठीक है, नेशनल पार्क में तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है ह्यूमन एक्टिविटी, नेशनल पार्क में अलाउड नहीं है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आप ह्यूमन एक्टिविटीज थोड़ा बहुत भी कर सकते हो। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर द प्रोटेक्टेड एरिया एस्टैब्लिश्ड टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट स्पेसिफिक स्पीसीज एंड द ग्रुप ऑफ स्पीसीज। तो आप देखो ना, ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है, मतलब लिमिटेड आप कुछ कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं हंटिंग फंटिंग करने जाओगे, हंटिंग बैंड है वहां पे। एंड द हैबिटेट्स, तो हंटिंग, पोचिंग या हैबिटेट डिस्ट्रक्शन जो है वो अलाउड नहीं है, लेकिन लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज करने के लिए देता है। जैसे कि टूरिज्म कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, हाथी को छू छू के देख सकते हो कि किससे बना हुआ है, उसका स्किन कैसा है, ऐसे ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, हल्का फुल्का टच कर सकते हो, वो सब अलाउड है वाइल्ड लाइफ। अब नेशनल नेशनल पार्क में वो सब अलाउड नहीं था कि ह्यूमन एक्टिविटी कुछ भी अलाउड नहीं था। आपको जाना है एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, दूर से जाके देखो, दूर से जाके नोट करो। यहाँ पे आप कुछ भी ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब बात करते हैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनिकल गार्डन के बारे में कौन नहीं सुना होगा? आइए बोटेनिकल गार्डन सर्च करते हैं, देखते हैं। तो बोटेनिकल गार्डन वो टाइप का गार्डन होता है जहां पे बहुत सारा प्लांट्स, बहुत सारा फूल, बहुत सारा पत्ती, बहुत सारा प्लांट्स रहता है। जैसे इको पार्क, इको पार्क गए हो कभी? इको पार्क गए हो कभी? तो बोटेनिकल गार्डन ये होता है, देखो कितने सारे प्लांट्स है, कितने सारे कितने सारे गार्डन्स है, स्पेशल स्पेशल गार्डन्स है, जिसे साइंटिफिक लोग स्टडी करने जाते हैं, रिसर्च करने जाते हैं, कंजर्वेशन करने जाते हैं कि हमारा पूरा का पूरा
हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, स्टडी करने जाते हैं बोटेनिकल गार्डन कि कैसे कैसे तरीके का प्लांट है, ठीक है। तो ये बोटेनिकल गार्डन इज ए फैसिलिटी डेडिकेटेड टू द कल्टीवेशन, कंजर्वेशन एंड डिस्प्ले ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स ऑफ ए साइंटिफिक, एजुकेशनल एंड एथिस्टिक पर्पसेस। तो बोटेनिकल गार्डन किसके लिए ज्यादा पॉपुलर है कि सारे के सारे वैरायटीज का प्लांट को कोई अगर स्टडीज करना चाहे तो वो कर सकता है। तो जैसे एनिमल्स के लिए जू होता है, एनिमल्स के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है, नेशनल पार्क होता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए होता है बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन आप जाओगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, पेड़ का, ये पेड़, फूल के पेड़, लीची के पेड़, आम के पेड़, लताम के पेड़, सब कुछ मिल जाएगा वहां पे। एक बार बोटेनिकल गार्डन जाके तो देखो भाई, मजा आ जाएगा तुम लोगों को। हर एक चीज, हर एक टाइप का पेड़ आप लोगों को वहां पे मिल जाता है बोटेनिकल गार्डन में, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन ऑफन सर्च एज ए लिविंग म्यूजियम, मतलब वो लिविंग लिविंग म्यूजियम है। आप जाओ वहां पे, म्यूजियम वाला फील देगा। आप एक एक प्लांट्स को टच करके देख सकते हो, ये देखो ये फूल का पेड़ है, ये देखो ये आम का पेड़ है, ये देखो ये लताम का पेड़ है। रिसर्च सेंटर्स, साइंटिस्ट लोग भी जाता है रिसर्च करने के लिए, क्योंकि वहां पे हर एक टाइप के पेड़ पौधे मिल जाएंगे बोटेनिकल गार्डन में। हर एक टाइप के आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे इसीलिए। फिर बात करते हैं जू। जू का मतलब किसने, कौन कौन नहीं जानता जू का मतलब? जू का मतलब चिड़िया खाना। जू का मतलब चिड़िया खाना, सीधा सा बात। तो जू क्या है? जू का मतलब चिड़िया खाना, जहां पे एनिमल्स लोगों को दूसरे दूसरे कंट्रीज या दूसरे दूसरे स्टेट से लाते हैं और जू में जाके रखते हैं। वैसे आप भी जू वाले ही हो, आप भी जू में ही रहने के लायक हो। देखो इसको इसको बोलते हैं जू। जू आप लोग गए हो चिड़ियाखाना? चिड़ियाखाना, सीधा सा बात है। ए जू इज ए फैसिलिटी दैट हाउस एंड एग्जिबिट्स ए कलेक्शन ऑफ लाइव एनिमल्स ऑफ पब्लिक व्यूइंग। तो जू में हम लोग क्या करते हैं? जू में हम लोग जाते हैं और लाइव एनिमल्स को देखते हैं। जू में हम लोग जाते हैं और लाइव एनिमल्स को देखते हैं, एजुकेशन लेते हैं कि हाथी कैसा दिखता है, फिर घोड़ा ये कैसे दिखता है, लायन कैसे दिखता है, या टाइगर कैसे दिखता है। एजुकेशन के लिए या कंजर्वेशन के लिए, रिसर्च पर्पसेस के लिए भी जू हम लोग जाते हैं। जू प्लेज ए रोल इन रेजिंग अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सपोर्टिंग, ठीक है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सीधा सा बात है, ठीक है। क्लियर है? तो हम लोग आपको पढ़ा दिए कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि एनिमल्स और पूरा का पूरा इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया यूनेस्को ने, ठीक है। लोग वहां पे किस लिए जाते हैं सर? ये कंजर्वेशन के लिए जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं, एजुकेशन के लिए जाते हैं और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए जाते हैं। सबका आंसर सेम ही होगा। बस लिखिएगा कि बायोस्फीयर रिजर्व को डेजिग्नेट किसने किया? यूनेस्को। नेशनल पार्क को मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट। नेशनल पार्क को मैनेज करता है गवर्नमेंट, जहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज एकदम अलाउड नहीं है। ह्यूमन एक्टिविटीज एकदम अलाउड नहीं है। लोग वहां पे एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए जाते हैं। नेशनल पार्क मतलब जहां पे लायन, टाइगर लोग को देखते हो। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मतलब क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक है, जहां पे थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। आपको तो दिखा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया, मतलब वो भी जंगल ही है, वहां पर भी जीव जंतु लोग ही रहते हैं, लेकिन वो ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, वहां पे लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है। बोटेनिकल गार्डन क्या होता है कि जैसे एक चिड़ियाखाना, जैसे एक एनिमल्स के लिए जू रहता है, नेशनल पार्क रहता है, वैसे ही प्लांट्स के लिए आप डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स देखना चाहते हो, ए टू जेड जितना प्लांट्स अवेलेबल हो सकता है, सारे के सारे प्लांट्स की आप स्टडी करना चाहते हो कि कितने कितने तरह के पेड़ हैं, कितने तरह के पौधे हैं, कितने तरह के फूल है, तो बोटेनिकल गार्डन जाओ। बोटेनिकल गार्डन में आपको एन नंबर ऑफ प्लांट्स, एन नंबर ऑफ प्लांट्स मतलब जिसकी सीमा ना हो, बहुत सारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, सब कुछ आप लोगों को मिलेंगे। साइंटिस्ट लोग रिसर्च करता है, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करने जाता है। आप लोग देखने के लिए जाते हो कि चलो मैं एक बोटेनिकल गार्डन है चोली ना, चॉप खाबो करने, चलो मैं एक बोटेनिकल गार्डन है चोली, ठीक है। तो बोटेनिकल गार्डन में क्या करने जाते हो? वहां पे प्लांट्स को देखने जाते हैं, सीधा सा बात है। तो बोटेनिकल गार्डन इज अ फैसिलिटी डेडिकेटेड टू द कल्टीवेशन। बोटेनिकल गार्डन में कल्टीवेट किया जाता है, कंजर्व किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है वैरायटी ऑफ प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स है उसको कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, उपजाते हैं, उसको कंजर्व करके रखते हैं और डिस्प्ले भी कराते हैं, मतलब दिखाते भी हैं। ये देखो ये लीची का पेड़ है, ये देखो आम का पेड़ है, ये देखो लताम का पेड़ है। देखोगे तभी ना सीखोगे। फिर जू। जू क्या होता है? जू में वैरायटी ऑफ एनिमल्स को लाया जाता है। एनिमल्स को उठा उठा के लाते हैं, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग स्टेट से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को लाते हैं फॉर ये पब्लिक व्यूइंग, फॉर एजुकेशन। एजुकेट भी तो होना जरूरी है, हम लोग को पता भी तो होना चाहिए ये चीता है, ये हाथी है, ये घोड़ा है। और कंजर्वेशन पर्पस के लिए, कंजर्वेशन पर्पस के लिए कि वो एनिमल्स को भी एक घर मिल जाएगा, और रिसर्च पर्पस के लिए भी जू जरूरी है। तो जू क्यों जाते हो? फॉर पब्लिक व्यूइंग, एजुकेशन, कंजर्वेशन, रिसर्च पर्पस। सीधा सा बात है, बना बना के लिखना है, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 3, व्हाट आर द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यूज ऑफ
ये बायोडाइवर्सिटी, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये जो पर्यावरण है, ये जो इकोसिस्टम है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है, उसका डायरेक्ट यूज क्या क्या है, इनडायरेक्ट यूज क्या क्या है। तो सीधा सा बात है कि ये पर्यावरण हमें क्या देती है, खाना देती है, फूड। ये जो ये जो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रजाति के प्लांट्स है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स है, इससे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, फूड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, हम लोगों को फूड मिलता है, मेडिसिन मिलता है, रॉ मटेरियल्स मिलता है। रॉ मटेरियल मतलब माल मिलता है जिससे फैक्ट्री वैक्ट्री का सामान बनता है। वो जो पेड़ 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 काट के ये जो फर्नीचर मैंने बनाया ना, अरे पेड़ वेड़ काट के ही तुम ये फर्नीचर बनाते हो, टिम्बर बनाते हो, फाइबर्स, ऑयल्स, रिसाइंस, ये सब मिलता है ना, रॉ मटेरियल्स, बिल्कुल सर। तो अगर ये डायरेक्ट यूज का अगर बात करें तो नेचर से हमें क्या क्या मिलता है, नेचर से हमें ये खाना मिलता है, मेडिसिन मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। रॉ मटेरियल मतलब फाइबर भी हमें नेचर से ही मिलता है, ऑयल भी नेचर से ही मिलता है, टिम्बर भी नेचर से ही मिलता है, रेशंस भी नेचर से ही मिलता है, और बहुत सारा नेचुरल रिसोर्स हम लोगों को नेचर से ही मिलता है। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट यूज। इनडायरेक्ट यूज क्या क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी का डायरेक्ट यूज तो पता चल गया सर, फूड 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 प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, और रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है, इसको मत पढ़िए। और फिर इनडायरेक्ट यूज क्या क्या है सर, इनडायरेक्ट यूज है इकोसिस्टम सर्विसेज, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो मतलब कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है, वो पॉलिनेशंस पर काम करता है, सॉइल फर्टिलिटी पे काम करता है, वाटर वाटर प्यूरिफाई करता है, ठीक है। अब देखोगे नेचर का जो जल है, नेचर का जो जल होता है वो कितना साफ होता है, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है। ये जो बायो वो डाइवर्सिटी है, ये जो हमारे पर्यावरण है, ये जो बायोडाइवर्सिटी, इसके बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। वाटर को प्योर करता है, वो पोल्यूशन से थोड़ा सा बचाता है, सॉइल को फर्टाइल बनाता है, ठीक है। फिर जेनेटिक रिसोर्सेस, यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डाइवर्स स्पीसीज फ्रॉम ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, मतलब कि बायो, ठीक, मतलब यहाँ पे आप जाओगे तो वैरायटीज ऑफ क्रॉप्स मिलेंगे, वैरायटीज ऑफ मेडिसिन, वैरायटीज ऑफ बायो बायो प्रोडक्ट आप लोग को मिल जाएंगे। नेचर से आप लोगों को वो जेनेटिक रिसोर्सेस मिलेंगे। मतलब जेनेटिक रिसोर्सेस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेस जिससे आप बहुत सारे क्रॉप्स को डेवलप कर सकते हो, मेडिसिन को बना सकते हो, बायो प्रोडक्ट को बना सकते हो, ऐसे ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेस आपको मिलेंगे, जैसे कि संजीवनी बूटी। अब संजीवनी बूटी से आप लोग मेडिसिन को बना सकते हो भाई। संजीवनी बूटी एक ऐसा हर्ब है जिससे मेडिसिन को बना सकते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक रिसोर्सेस। कुछ ऐसे जेनेटिक रिसोर्सेस हैं जिससे आप क्रॉप्स को उगा सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, और बायो प्रोडक्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर देखिए, फिर है कि कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज, बहुत लोग पेड़ की पूजा भी करते हैं, बहुत लोग रिचुअल्स भी निभाते हैं, एकदम धागा वागा भी बांधते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो अपना अपना मानने के ऊपर डिपेंड है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब नेचर, नेचर को लोग पूजा भी करते हैं, पूजते भी है कि नेचर हमारे लिए भगवान है, नेचर हमें इतना सारा चीज प्रोवाइड कर रहा है। तो स्पिरिचुअल वैल्यू भी आ जाता है, कल्चरल वैल्यू भी आ जाता है। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ associated with the biodiversity including scared site rituals, folklore and traditional knowledge system। ये बताइए ना, नेचर की चीजों से हम लोगों को कितना लगाव है, हम लोग धागा वागा भी बांधते हैं पेड़ वेड़ में, हम लोग पूजा वूजा भी करते हैं, स्पिरिचुअल वैल्यूज भी है भाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूज है। 5 पॉइंट लिखना है, सीधा सा बात लिखिएगा, फूड प्रोवाइड करता है, मेडिसिन प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, इकोसिस्टम सर्विसेज, और कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू। ये 5 पॉइंट लिख दीजिएगा, याद करके जाइएगा, एकदम हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट, बोला है कि इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, इंडिया इज ए मेगा मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। एक्सप्लेन। तो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का पहले मतलब समझिए आप क्या होता है। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री का मतलब होता है कि जहां पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जिस भी कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। मेगा डाइवर्सिटी कंट्री किसको बोलते हैं, जिस भी कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। यहां पे लिखा हुआ ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री इज वन दैट कंटेन्स ए हाई परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज एंड लार्ज नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है। तो मेगा वो डाइवर्सिटी कंट्री कौन होता है, एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री उसको बोलते हैं जिस भी कंट्री में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उसको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटी कंट्री। और इंडिया सच में एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। हमारा हमारा लैंड है 2.4%, उसमें 8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अपने पास प्लांट्स और एनिमल्स है। मतलब अपने पास जगह है 2.44%, अपने पास पूरा का पूरा वर्ल्ड का जगह बस 2.4 वो परसेंट हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड लैंड है। उसमें 8% हम लोग ग्लोबल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है ना। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हो, इंडिया ऑक्यूपाइज ओनली अबाउट 2.4 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया बट सपोर्ट्स नियरली 8% ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी।
ठीक है, तो इंडिया के पास सिर्फ 2.4 वो जो परसेंटेज उसका लैंड है, उसमें 8% एनिमल्स और प्लांट्स को मिला के पूरा का पूरा बायोडाइवर्सिटी 8% है। मतलब 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड में 8% ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। वाओ। मतलब अपने पास, अपने इंडिया के पास माउंटेन भी है, डेजर्ट भी है, फॉरेस्ट भी है, वेटलैंड भी है, रिवर भी है, कोस्टल रीजन्स भी है, आइलैंड भी है। अपना इंडिया के जैसा एकदम हरा भरा देश कुछ नहीं है। अपना इंडिया सबसे बड़ा मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। ठीक है, कि 2.4 वर्ल्ड लैंड्स में अपने पास 8% ग्लोबल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है। तो इंडिया में आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा, कि पहाड़ भी मिल जाएगा, डेजर्ट भी मिल जाएगा, फॉरेस्ट भी मिल जाएगा, वेटलैंड भी मिल जाएगा, रिवर्स भी मिल जाएगा, कोस्टल रीजन्स, आइलैंड, सब कुछ मिल जाएगा। सारे जहां से अच्छा भारत माता हमारा। ठीक है, फिर दिया हुआ है यहाँ पे, इंडिया हैज 4 मेजर हॉटस्पॉट। ठीक है, इंडिया के पास 4 मेजर ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कहाँ कहाँ है सर? हिमालय, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंडिया के पास 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कहाँ कहाँ है? हिमालयास, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, सीधा सा बात है, अगर कोई भी पूछे कि इंडिया इज ए मेगा डाइवर्सिटी कंट्री, एक्सप्लेन, तो आप लोग लिखना, yes, India is recognized as a mega diversity country because it has a rich biodiversity and culture and a large variety of ecosystem. इंडिया के पास बहुत इकोसिस्टम, स्पीसीज, जेनेटिक रिसोर्सेस है। इंडिया के पास बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स है। हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो रिच रिच बायोडाइवर्सिटी है। रिच बायोडाइवर्सिटी मतलब उससे हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स है। हमारा बस लैंड एरिया 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड है। ठीक है, लेकिन उसमें 8% ऑफ द एनिमल्स एंड स्पीसीज एंड प्लांट्स रहते हैं। आप समझ सकते हो, मतलब हमारे पास जगह है 2.4 दशमलव, हमारे पास जगह है सिर्फ 2.4%, उसमें 8% बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेस रहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इंडिया हैज 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन और सुंदरलैंड। ये इसको पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। इतना तक पढ़ लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया हुआ देखिए, फिर दिया हुआ है कि नेम एनी टू एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? कि जो रेयर स्पीसीज होता है, जो रेयर स्पीसीज। यहाँ पे बोला है कि कुछ ऐसे स्पीसीज का नाम बताओ जो रेयर है, जो मिलता नहीं है। कुछ ऐसे जीव जंतु का नाम बताओ जो बहुत रेयर है, जो बहुत रेयर है। सबसे पहले बात करेंगे नीलगिरी टार। नीलगिरी टार ये एक माउंटेन गोट है। ठीक है, अब आपको सर्च करके दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे एंडेमिक स्पीसीज का मतलब क्या है? कुछ ऐसे स्पीसीज का नाम बताओ जो रेयर है, जो मिलते नहीं है, जो सिर्फ एक ही जगह पे मिलते हैं। तो एक माउंटेन गोट है जिसका नाम है नीलगिरी टार। नीलगिरी टार। ठीक है, इसको अपने लोग बोलते हैं माउंटेन गोट। ये रेयर स्पीसीज है, रेयर स्पीसीज, मिलता नहीं है। देखिए, इसको इसको अपने लोग बोलते हैं क्या? नीलगिरी टार। ये कहाँ पाया जाता है भैया? ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, साउथ इंडिया का। ये जो नीलगिरी टार है ना, ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। देखो फोटो देखो एक बार। इसको अपने लोग बोलते हैं माउंटेन गोट। ये एक माउंटेन गोट है, और ये साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, हाई माउंटेन्स के रीजन में पाया जाता है, ये रॉकी स्लोप में। मतलब सीधी सी बात है भैया, कि अगर कोई एंडेमिक स्पीसीज बोलेगा, इसका मतलब क्या है? कि कोई ऐसा स्पीसीज का नाम बताओ, कोई ऐसा जीव जंतु का नाम बताओ जो रेयर है। जैसे कि मान लो कि नीलगिरी टार। नीलगिरी टार, तो नीलगिरी टार जो है ये माउंटेन गोट है। माउंटेन गोट मतलब माउंटेन में पाया जाता है, ये वाला माउंटेन में। तो ऑर्डिनरी गोट से एकदम अलग है ये, माउंटेन गोट है नीलगिरी टार। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है? ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, साउथ इंडिया में। वेस्टर्न माउंटेन, ये दिस इज द माउंटेन गोट इज फाउंड ओनली इन वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया। इसको सिर्फ वेस्टर्न घाट ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाएगा, रॉकी स्लोप में। रॉकी स्लोप मतलब एकदम एकदम वो चढ़ाई में पाया जाएगा। फिर बात करते हैं लायन, लायन टेलर। फिर क्या है कि लायन टेल्ड मकैक। लायन टेल्ड मकैक ये भी एक रेयर एनिमल है। ये भी मंकी है, ये मंकी, लायन टेल्ड मकैक। लायन की तरह इसका टेल रहता है। ठीक है, ये दिखाते हैं लायन टेल्ड मकैक को। ये भी एक रेयर एनिमल है। मतलब एंडेमिक स्पीसीज का मतलब जो रेयर एनिमल है। क्या हो गया? लायन टेल्ड कैट। देखिए, ये है, देखिए, लायन के जैसा है, पूरा का पूरा लायन के जैसा है। ये जो मंकी है ना, पूरा लायन, शेर के जैसा। ये इसको बोलते हैं लायन टेल्ड मकैक, है ना? आप देख सकते हो इसका चेहरा, आप देखो पहले अच्छे से। ठीक है,
क्लियर है? तो कोई भी अगर पूछा कि नेम एनी टू एंडेमिक स्पीसीज इन इंडिया, कि दो एंडेमिक स्पीसीज का नाम बताओ जो बहुत रेयरली मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, तो एक लिख देना नीलगिरी टार, एक लिख देना लायन टेल्ड मकैक। लायन टेल्ड मकैक ये एक मंकी है जो लायन की तरह दिखता है। ये एक मंकी है जो लायन की तरह दिखता है। ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है ये, ठीक है। अब देखो ना इसका पूरा मुंह, इसका पूरा एकदम मतलब कि सिल्वर सिल्वर जैसा, एकदम सिल्वर सिल्वर जैसा मुंह, एकदम शेर के जैसा दिखता है। ये मंकी है, मंकी। लायन टेल्ड मकैक इसको बोलते हैं, ठीक है। तो अगर टू एंडेमिक स्पीसीज अगर बोलेगा तो सबसे पहले लिखिएगा नील नील सॉरी, सबसे पहले लिखिएगा नीलगिरी टार, एंड उसके बाद दूसरा लायन टेल्ड मकैक। एनवीएस है ना भाई पूरा। ओके, अब बात करते हैं कि एक्सप्लेन द आईयूसीएन रेड लिस्ट। आईयूसीएन रेड लिस्ट का मतलब क्या होता है? आईयूसीएन रेड लिस्ट जो होता है, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऐसा रेड लिस्ट है जो बताता है कि कौन सा एनिमल कितना डेंजरस है। कौन सा एनिमल कितना कितना डेंजरस है वो कैसे पता चलेगा? ये एक लिस्ट को तैयार किया है कि कौन सा एनिमल, कौन सा स्पीसीज कितना डेंजरस है। मतलब आईयूसीएन रेड लिस्ट के अंतर्गत ये लिस्ट बनाया है कि कौन सा जीव जंतु कितना डेंजरस है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्स। एक्स का मतलब होता है आपकी वाली नहीं। आपकी वाली तो आपको छोड़ के गई। एक्स का मतलब आपकी वाली नहीं, आपकी वाली तो आपको छोड़ के गई बेटा। एक्स का मतलब होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब वो स्पीसीज जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, जैसे कि डायनासोर, ठीक है। एक्सटिंक्ट मतलब वो स्पीसीज जो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है, तो उसे आईयूसीएन रेड लिस्ट के द्वारा एक्स बोला जाता है। एक्स, एक्स मतलब जो चला गया, जो तुम्हारे जिंदगी से चला गया, अब कभी लौट के नहीं आएगा, उसको क्या बोलते हैं? एक्स, मतलब एक्सटिंक्ट। ओके सर। फिर ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू, ईडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, मतलब कि नेचर में नहीं मिलती। अब ये नेचर में नहीं मिलती, कहीं पे होगा एक आध ठो, जू में मिल जाएगा। जो एनिमल्स लोग जू में मिल जाता है लेकिन नेचर में नहीं मिलती, एक तो बस रेयरली बचा हुआ है या दो ठो रेयरली बचा हुआ है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। इसको अपने लोग रेड लिस्ट आईयूसीएन बोलते हैं, इसको ईडब्ल्यू, ठीक है। फिर बोलते हैं कि क्रिटिकली इंडेंजरेड। क्रिटिकली इंडेंजरेड मतलब बहुत ज्यादा डेंजर, जो एनिमल्स लोग बहुत ज्यादा डेंजर रहता है ना, उसको आईयूसीएन रेड लिस्ट वाले बोलते हैं सीआर। सीआर का मतलब होता है क्रिटिकली इंडेंजरेड। क्रिटिकली इंडेंजरेड, बहुत ज्यादा डेंजर, बहुत ज्यादा डेंजर, ठीक है। फिर ईएन का मतलब क्या होता है? ईएन का मतलब फ्यूचर में ईएन, ईएन का मतलब होता है हाई रिस्क। हाई रिस्क, जो एनिमल एकदम हाई रिस्क पे है कि खा ही लेगा तुमको, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? ईएन, ठीक है। अच्छा, फिर फिर होता है कि वीयू। वीयू का मतलब होता है कि वल्नरेबल, जो एनिमल जो स्पीसीज फ्यूचर में डेंजर बन सकती है, फ्यूचर में डेंजर बन सकती है, जो एनिमल फ्यूचर में डेंजर बन सकती है, उसको अपने लोग बोलते हैं वीयू, ठीक है। ऐसा ऐसा करके आईयूसीएन रेड लिस्ट बनाया है। फिर बात करते हैं नियर, वो थ्रेट, नियर थ्रेटनेट। इसका 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 मतलब क्या होता है? अभी सेफ है, अभी सेफ है लेकिन बाद में वो डेंजर हो जाएगा। अभी सेफ है लेकिन बाद में वो डेंजर हो जाएगा। लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न का मतलब क्या होता है? सेफ स्पीसीज, ज्यादा नंबर में, ठीक है। इतना तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, पांच तो पढ़ लीजिएगा हो जाएगा, पांच तो पढ़ लीजिएगा हो जाएगा। तो कोई भी आपको पूछेगा ना आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरीज क्या होता है, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट कैटेगरीज मतलब होता है कि कौन सा एनिमल कितना डेंजरस है। जैसे सबसे पहले पहले अपने लोग पढ़े एक्स। एक्स वाला एनिमल्स को बोलते हैं एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट अभी ऐसा एनिमल्स एग्जिस्ट ही नहीं करता ये दुनिया में, जैसे कि डायनासोर। फिर अपने लोग पढ़े एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड मतलब एक ऐसा एनिमल जो नेचर में नहीं दिखता है, जो सिर्फ जू में दिखता है, रियरली बचा हुआ एक दो एनिमल जो सिर्फ चिड़ियाखाना में दिखता है, नेचर में नहीं दिखता है, उसको बोलते हैं एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। फिर बोलते हैं क्रिटिकली इंडेंजरेड। क्रिटिकली इंडेंजरेड मतलब एक ऐसा एनिमल जो बहुत ज्यादा डेंजर है, स्पीसीज फेसिंग एन एक्सट्रीमली हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, जो बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर अपने लोग बात किए कि एंडेंजरेड, मतलब इसका मतलब क्या है? कि डेंजर है, उतना ज्यादा, बहुत ज्यादा डेंजर नहीं है लेकिन डेंजर है, मर सकते हो, मर सकते हो, डेंजर है, वो सारे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? एंडेंजरेड। फिर अपने लोग पढ़े कि वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब कि अभी तो वो डेंजर नहीं है लेकिन फ्यूचर में वो डेंजर हो सकता है। फिर अपने लोग पढ़े कि नियर थ्रेटेंड। इसका मतलब क्या है? अभी तो वो डेंजर नहीं है, फ्यूचर में डेंजर हो सकता है, इसी को भी अपने लोग नियर। लीस्ट, लीस्ट कंसर्न मतलब जो स्पीसीज कुछ नहीं करता है, जैसे मच्छर। मच्छर वच्छर क्या कर लेगा? कुछ नहीं करेगा। लीस्ट, लीस्ट कंसर्न। तो कौन सा जीव जंतु कितना डेंजर है, इसको लिस्ट करने के लिए एक आइटम्स बनाया गया यहाँ पे, ठीक है। पढ़ लीजिएगा इसको।
अब देखिए ये डिफरेंस दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है कि एंडेंजरड स्पीसीज क्या होता है, एक्सटिंक्ट स्पीसीज क्या होता है। तो एंडेंजरड स्पीसीज का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा डेंजर स्पीसीज है और जो फ्यूचर में नहीं दिखेगा। वो स्पीसीज जो जो फ्यूचर में नहीं दिखेगा, फ्यूचर में वो विलुप्त हो सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग एंडेंजरड स्पीसीज। वो स्पीसीज जो बहुत डेंजर है और फ्यूचर में नहीं दिखेगा, वो हाई रिस्क में है, वो फ्यूचर में नहीं दिखेगा, फ्यूचर में वो विलुप्त हो जाएगा, उसको बोलते हैं अपने लोग एंडेंजरड। उसके बाद एक्सटिंक्ट स्पीसीज का मतलब क्या है, एक्स। एक्स एक्स का मतलब वो स्पीसीज जो अब कभी दिखेगा ही नहीं क्योंकि है ही नहीं वो, जैसे कि डायनासोर। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो एंडेंजरड स्पीसीज का मतलब क्या, अभी तो दिख रही है भाई साहब लेकिन फ्यूचर में नहीं दिखेगी ये स्पीसीज। फ्यूचर में इसकी आबादी खत्म हो सकती है। लेकिन एक्सटिंक्ट मतलब जो ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, जिस जिस एनिमल की आबादी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। ठीक है। सो इन लोगों का भैया ये पॉपुलेशन कैसा होता है, इन लोगों का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसका पॉपुलेशन कंप्लीटली लॉस्ट है। मतलब एक्सटिंक्ट मतलब कंप्लीटली लॉस्ट, वो स्पीसीज अभी दिखाई नहीं देता है। और एंडेज मतलब और एंड एंड मतलब ये सॉरी, एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, जिसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। ठीक है। एग्जाम्पल है जैसे कि मतलब कि बंगाल बंगाल टाइगर, यहाँ पे हो गया डोडो या डायनासोर। ठीक है, पढ़ लीजिएगा इसको आराम से। एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है, ऑलरेडी बता दिए कि अगर आप कोई भी एनिमल को अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही प्रोटेक्ट करके रखते हो, जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व, मतलब एनिमल एनिमल का जो इलाका है वहीं पे आप अगर उस एनिमल का प्रोटेक्शन दे रहे हो, उसको बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन कहीं एनिमल को बाहर ले जाके उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि केरला से हम एक तो चीता को लेके आए और जू में रख दिए और चिड़ियाखाना में रख दिए, उसको बोलते हैं अपने लोग एक्स सीटू कंजर्वेशन। ऑलरेडी तो पढ़ा दिए कि एनिमल को उसके हैबिटेट के अंदर ही, एनिमल के को उसके घर के अंदर ही प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं अपने लोग इन सीटू। और एक्स सीटू किसको बोलते हैं, कि हम लोग बाहर से लेके आए हैं एनिमल को। ठीक है। फिर दिया हुआ है नेम टू रैमसर वेटलैंड इन इंडिया। रैमसर वेटलैंड क्या क्या है, अपने को बोला है कि रैमसर वेटलैंड का दो नाम बताओ, नेम टू रैमसर वेटलैंड ऑफ इंडिया। एक लिख दीजिएगा चिल्का लेक, एक लिख दीजिएगा क्योलोडियो नेशनल पार्क। एक एक लिख दीजिएगा चिल्का लेक, एक आप लोग लिख दीजिएगा क्योलोडियो नेशनल पार्क। ठीक है, जो कि राजस्थान में, और चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में। नाम नाम लिख के आ जाइएगा, सिर्फ नाम नाम। तो चिल्का लेक और क्योलोडियो नेशनल पार्क। फिर बोला है नेम टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया। तो टाइगर को कहाँ कहाँ रखा जाता है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये सबसे लार्जेस्ट नेशनल फर्स्ट नेशनल पार्क है। ठीक है। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में सिचुएटेड है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो अगर बोलेगा कोई कि नेम टू टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, तो लिखिएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, जहां पे टाइगर्स रहते हैं। ठीक है। एंड टू इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड इन इंडिया, ये हो गया चिल्का लेक और मतलब कि क्योलोडो नेशनल पार्क। आई होप यूनिट नंबर 4 आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा आप लोग का। बस यूनिट नंबर 5 बाकी है, इसके बाद सब छुट्टी। हो गया, बस 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 भाई, इतना पढ़ना है, खत्म। थैंक यू सो मच।